डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। या तो वो सेकंड ऑर्डर की होंगी या फिर हायर ऑर्डर की होंगी, लेकिन साथ में किस टाइप की इक्वेशंस को पढ़ना जा रहे हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अक्कर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो हमेशा किस में होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और वो आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड भी ना हो। तो देयर कोफिशिएंट बीइंग कांस्टेंट, और उनके जो कोफिशिएंट हैं या तो कांस्टेंट हैं या फिर वो एक्स और वाई के फंक्शन हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बच्चों, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे कि उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो हमेशा किस में होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि जैसे आपके पास ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, करली टू जेड बाई करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस में करली जेड बाई करली वाई प्लस करली टू जेड बाई करली ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों, क्या ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? आपने देखा कि z इसके अंदर क्या है, z इसके अंदर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। z इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y इसके अंदर बच्चों क्या है, z आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y हम इसके क्या ले लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या देखना है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल होने के लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वो और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो इसकी डिग्री क्या है बच्चों, डिग्री 1 है। इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है। ओके, और सेकंड कंडीशन ये देखनी होती है z और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड में नहीं होना चाहिए। मतलब इस टाइप की टर्म नहीं होनी चाहिए, z करली z बाई करली वाई, z करली टू z बाई करली ऑफ x का होल स्क्वायर, z स्क्वायर करली z बाई करली x, इस टाइप की टर्म उसके अंदर ना हो। ठीक है, तो ना तो इस टाइप की कोई टर्म है इसमें और हर एक पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री 1 है। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों क्या है, एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर आपने ये लिखा कि करली z बाई करली y का होल स्क्वायर प्लस में करली टू जेड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली टू जेड बाई करली वाई स्क्वायर। अब बताइए, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या नहीं होगी, क्योंकि इसकी जो डिग्री है बच्चों, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसकी डिग्री 2 है, लेकिन अभी तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर कब कहेंगे, उसके डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल ले ले, ये ले लिए कि z करली z बाई करली वाई प्लस करली z बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, ये लीनियर है या नहीं है? इट इज़ नॉट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, नॉट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड की फॉर्म में है। तो वो दोनों चीज़ें क्या हैं, मल्टीप्लाइड टुगेदर नहीं होने चाहिए अगर वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, तो हमने यही कहा है कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अक्कर इन द फर्स्ट डिग्री, वो हमेशा किस में होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड नहीं हो, तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से होती है, ए नॉट nth ऑर्डर डेरिवेटिव करली एन जेड बाई करली एक्स टू दी पावर n प्लस a1
करली एन जेड बाई करली एक्स टू दी पावर एन माइनस वन करली वाई। क्लियर है? ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी हर एक टर्म की डिग्री, इसकी डिग्री क्या है एन, इसकी डिग्री भी क्या है एन, इसकी डिग्री भी एन है, इसकी भी डिग्री क्या है एन है, और इनके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म हो सकते हैं या दीज आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो सकते हैं। इसी टाइप से प्लस में आप इस टाइप से भी इक्वेशन लिख सकते हैं, इसकी हर एक टर्म की जो डिग्री है वो एन माइनस वन है, इस टर्म की जो डिग्री है वो वन है, इट इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन है, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ जेड है, एंड राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, इट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। दैट इज़ द जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट लीनियर होमोजीनियस के बारे में। लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम होमोजीनियस कब कहेंगे। उसको होमोजीनियस हम कब कहेंगे, जब उसकी हर एक टर्म की जो डिग्री है वो बच्चों क्या आ जाए, सेम आ जाए। हर एक टर्म का जो ऑर्डर है, सॉरी, हर एक टर्म का जो पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डर है वो हमेशा क्या आ जाए, सेम आ जाए। ए लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इफ़ ऑल द डेरिवेटिव अपरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहे हैं आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाती है बच्चों, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लिया, ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका जो बच्चों ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, एन है। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका ऑर्डर क्या है, ऊपर एन है, यहाँ एन माइनस वन और इसकी पावर वन, तो टोटल नीचे भी एन, तो इस पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर भी क्या है, एन है। ऊपर आपको एन दिख रहा है, यहाँ एन माइनस टू है, ये वाई का स्क्वायर है, तो पावर ऐड करेंगे एन माइनस टू में टू, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, एन है। लास्ट टर्म जो देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है, एन है। तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हर एक टर्म का ऑर्डर अगर सेम है, एन है, तो दैट इज कॉल्ड द होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि करली टू जेड बाई करली एक्स का होल स्क्वायर, करली टू जेड बाई करली वाई का होल स्क्वायर प्लस करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या ये होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि इसका ऑर्डर भी टू है, इसका ऑर्डर भी टू है, इसका भी ऑर्डर क्या है, टू है, तो इट इज़ द होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम ये मान लें कि करली टू जेड बाई करली एक्स का होल स्क्वायर प्लस करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू जीरो, क्या ये बच्चों होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं होगी, क्योंकि इस डेरिवेटिव का ऑर्डर तो टू है और इसका क्या ऑर्डर वन है, तो इट इज़ नॉट ए होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, इफ ऑल द डेरिवेटिव आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सभी डेरिवेटिवों का ऑर्डर अगर सेम नहीं है, इफ ऑल द डेरिवेटिव आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, अगर वो सेम ऑर्डर के नहीं हैं, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका पता लग गया किस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहेंगे और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस कब कहेंगे। ओके, इसमें हम कुछ नोटेशन यूज करेंगे इस चैप्टर नंबर 4 में, उन नोटेशन के बारे में बता देते हैं कि जनरली हम इस चैप्टर में जहाँ करली बाई करली एक्स है उसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ करली बाई करली वाई है तो उसको डी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर करली टू बाई करली एक्स स्क्वेयर है तो उसको हम डी स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करेंगे, और करली टू बाई करली वाई स्क्वेयर है तो उसको हम बच्चों डी डैश स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गया? अगर आपके पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव में है तो उसकी जगह x है तो d की पावर n रख देंगे, और y की फॉर्म में है तो उसको हम क्या बच्चों d डैश की पावर n की फॉर्म में रख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपके पास टर्म है करली टू जेड बाई करली एक्स करली वाई, तो इसको क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों, एक x की वजह से d और एक इस y की वजह से क्या आ जाएगा आपके पास, d डैश आ जाएगा। क्लियर? इसी टाइप से अगर आपके पास टर्म है बच्चों करली टू जेड बाई करली एक्स का होल स्क्वायर और करली वाई करली एक्स स्क्वायर करली वाई, तो इस एक्स स्क्वायर की वजह से तो आप रिप्रेजेंट करोगे नोटेशन की फॉर्म में डी स्क्वायर, और इस वाई की वजह से हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, डी डैश से। ओके, इट इज़ द नोटेशन विच आर यूज्ड इन द चैप्टर नंबर 4 here. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस हाउ टू सोल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और अगर हमें उसका क्या निकालना हो बच्चों, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए
आप उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहले आप क्या निकालते थे, सी एफ, जिसको आप क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और फिर हम क्या निकालते थे बच्चों, पी आई, जिसको आप क्या बोलते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सेम उसी तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को निकालेंगे, और उसके जनरल सॉल्यूशन को निकालने के लिए पहले हम क्या सीखेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्किंग रूल हम सीखते हैं। फर्स्ट द वर्किंग रूल टू फाइंड द सी एफ मीन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके बारे में सीख रहे हैं, एक तो वो लीनियर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, साथ में वो होमोजीनियस भी है। लीनियर प्लस होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को निकालने के बारे में हम आज सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपके पास जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसको सबसे पहले सिंबल की फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, डी और डी डैश की फॉर्म में लिखना है। और डी और डी डैश की फॉर्म में कैसे लिखना है वो आपको अभी पीछे बताया था नोटेशन के बारे में, ठीक है ना। तो उस नोटेशन के यूज़ करके हम दी हुई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डी और डी डैश की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। क्लियर है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट राइट द इक्वेशन इन टर्म ऑफ डी एंड डी डैश। सबसे पहला काम क्या है कि जो इक्वेशन डी, जो दी हुई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डी और डी डैश की फॉर्म में लिख दीजिए। सेकंड स्टेप क्या है कि आप सिंबॉलिक फॉर्म में जो इक्वेशन आई है उसमें जहाँ भी आपको डी नज़र आता है, डी को m से रिप्लेस कर देना और डी डैश को 1 से रिप्लेस कर देना। राइट m इन प्लेस ऑफ डी की जगह पर आप m रख दीजिए और 1 इन प्लेस ऑफ डी डैश, और डी डैश की जगह आप 1 रख दीजिए। क्लियर है। अब आपके पास जो इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देंगे। अब इक्वेशन किसकी फॉर्म में आएगी बच्चों, डी को तो आपने m में रख दिया, डी डैश को 1 में, तो जो इक्वेशन मिली वो m की फॉर्म में बनी। और दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल रख देंगे और दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द एक्सिलरी इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिलरी इक्वेशन। फिर आपके पास क्या है, वो इक्वेशन m की फॉर्म में है, वो इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है, 5th डिग्री में हो सकती है। आपको उस इक्वेशन के रूट निकालने हैं। उस इक्वेशन के रूट निकालने का मेथड आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन को, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, किसी भी मेथड से आप उस इक्वेशन के क्या निकाल लोगे बच्चों, रूट निकालेंगे। क्लियर है। सबसे पहले थर्ड स्टेप में क्या है, सोल्व इट फॉर वैल्यूज ऑफ m, मतलब उसकी m की वैल्यूज निकालनी है। फिर फोर्थ स्टेप है, जब आपने उसके रूट निकाल लिए तो उन रूट के बारे में देखना है कि या तो वो रूट इक्वल होंगे या वो रूट डिस्टिंक्ट होंगे। अगर उनमें कुछ रूट इक्वल हो सकते हैं, सारे के सारे रूट अलग अलग हो सकते हैं, उसके हिसाब से हमें उस इक्वेशन का क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में लिखना है। इफ़ द रूट्स आर डिफरेंट, अगर मान लिया जाए कि सारे के सारे रूट आपके पास डिफरेंट हैं, जैसे कि वो रूट आए, उनके नाम रख दिए हमने m1, m2, m3 अप टू mn, और सभी के सभी क्या हैं, अगर डिफरेंट हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, z इज इक्वल टू phi1, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ y एंड x, phi1 y प्लस m1x, जो रूट आया है वो यहाँ पर रख देंगे, प्लस phi2 सेकंड रूट यहाँ पे रख देंगे, और थर्ड रूट आया है उसको रख देंगे, प्लस phi3 y प्लस m3x, कंटिन्यू लाइक दिस, ऐसे लिखते रहेंगे। और जो nth रूट है उसको यहाँ पर रख देंगे y प्लस में mnx। समझ में आ गया। That is the first method to write the complementary function when the roots are the different। अब मान लिया जाए कि रूट्स आपके पास रिपीटेड रूट आ जाएं, जैसे कि आप यह मान लेते हैं कि किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन को जब आपने सोल्व किया तो देखा कि आपने ये 3 रूट मान लेते हैं कि सेम आ जाते हैं, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3, और अदर रूट्स आर डिफरेंट, बाकी जितने भी रूट हैं मतलब m4, m5, m6 वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इस सिचुएशन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखना है, आपने देखा कि ये रूट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट टाइम तो आप सिंपल लिख दीजिए कि phi1 y प्लस m1x, सेकेंड टाइम में रूट रिपीटेड है तो यहाँ बाहर क्या लगा दोगे, x लगा दोगे, फिर रूट रिपीटेड है दूसरी बार तो x स्क्वायर तक जाएंगे। क्लियर है। अगर 3 रूट रिपीटेड हैं तो हम x स्क्वायर तक जाएंगे, 4 रूट रिपीटेड हैं तो x क्यूब तक जाएंगे, 5 रूट रिपीटेड हैं तो x की पावर 4 तक जाएंगे, 2 रूट रिपीटेड हैं तो हम x तक जाएंगे। क्लियर है। तो ये तीनों रूट लिख लिए, बाकी रूट्स आर क्या हैं, डिफरेंट हैं। अगर बाकी रूट्स डिफरेंट है तो उनके लिए phi4 m4 y प्लस m4x प्लस phi5
फाइव वाई प्लस एम 5x कंटिन्यू लाइक दिस, ऐसे लिखते रहेंगे जितने भी रूट बाकी बचे हुए हैं, क्योंकि बाकी रूट क्या आपके पास डिफरेंट हैं, तो 5 वाई प्लस में m1x। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास मेथड है टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एक एग्जांपल का यूज़ करके इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। ये कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है सिंबॉलिक फॉर्म में, और सबसे पहला मेथड यही था कि उसको डी और डी डैश की फॉर्म में रखो। सेकंड मेथड क्या था, जहाँ डी मिले उसको एम से रिप्लेस कर दो, जहाँ डी डैश मिले उसको 1 से रिप्लेस कर दो, ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देंगे। ये इक्वेशन हमें क्या देती है, एक्सिलरी इक्वेशन देती है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है m के लिए। तो हमने देखा कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है m+1 इंटू m-1 का क्यूब, और यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के रूट आ जाते हैं -1, 1, 1 एंड 1। अब हमें इन रूट्स का यूज़ करके हमें क्या लिखना है बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। ठीक है, पहले हम इन रिपीटेड रूट की वजह से लिख लेते हैं। आपने देखा कि रूट 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम कहाँ तक जाएंगे बच्चों, x² तक जाएंगे। तो 5 वाई प्लस एक्स, यहाँ m1 की वैल्यू रख दी, 1 इंटू एक्स 1 आएगा, फिर x आ जाएगा बाहर, फिर सेम रहेगा 5 ऑफ वाई प्लस एक्स, फिर आपका x² तक जाएंगे। आपको अभी बताया था कि रूट 3 बार रिपीट हो रहा है तो x² तक जाएंगे। क्लियर, और फिर -1 के लिए लिखेंगे तो 5 4 वाई प्लस m4x, या -1 इंटू एक्स, तो 5 4 वाई माइनस एक्स। इट इज़ द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बच्चों, उस लेक्चर में हम लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।